बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को आप 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं, जिससे आपकी समय की बचत होगी। तो आप बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप में पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। अगर आप बेरोजगार हैं और लोन लेना चाहते हैं, लोन लेकर के अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और खुद का मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार सरकार 10 लाख रुपए दे रही है खुद का रोजगार करने के लिए, खुद का फैक्ट्री बैठाने के लिए। जी हाँ, आप 10 लाख रुपए लेकर के खुद का बिजनेस कर सकते हैं, खुद का फैक्ट्री खोल सकते हैं। वो कैसे, हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए दिया जा रहा है। इससे बिहार के युवा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आप 10 लाख रुपए ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अभी जारी है। ऑनलाइन 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो कि 30 जुलाई तक चलेगी। तो ऐसे में अगर आप भी बेरोजगार हैं और लोन लेना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। उद्यमी योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इसके लिए 1 जुलाई 2024 से पोर्टल खोल दिया गया है। युवा उद्यमी विभाग की वेबसाइट पर जाकर के 31 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से आप 10 लाख रुपए तक लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जहां इन 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए आपको अनुदान के तौर पर दिया जाएगा, जबकि 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन की आयु 18 से 50 साल के बीच है। साथ ही आवेदक कम से कम 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट या फिर ITI, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता पास होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उद्योग विभाग की आप वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है www.udyami.bihar.gov.in। साइबर फ्रॉड आपके अकाउंट को खाली करने के लिए तरह तरह का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पहले तो OTP भेज करके साइबर फ्रॉड किया जाता था, आपसे ठगी करने का काम किया जाता था, लेकिन अब आपको बिना OTP के भी ठग सकता है साइबर क्रिमिनल। आपके अकाउंट से पैसा उड़ा सकता है बिना OTP के, बिना मैसेज के। जी हाँ, आपको बता दें कि साइबर क्राइम का नाम जैसे ही सामने आता है वैसे ही हर किसी के दिमाग में झारखंड का जामतारा का नाम दिमाग में चलने लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस क्राइम की दुनिया में अब बिहार भी आगे आने लगा है। हालांकि ये तारीफ की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से फ्रॉड किया गया है वह बहुत ही हैरान कर देने वाला है। जहाँ एक घटना की जानकारी देते हुए पूर्णिया पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि कैसे गैंग ने बिना OTP के खाते से पैसे निकाल लिए। जहाँ वहीं पर इस वीडियो पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा और दुनिया सोचती है कि ये बिहारी लोग तो अनपढ़ लोग हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इन्हें तो पता ही नहीं है कुछ। वहीं पर एक यूजर ने कमेंट करके लिखा कि बिहार इज डेवलपिंग इन ए फास्ट पेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको बता दूं कि वैसे तो आमतौर पर साइबर ठगी करने वाले OTP की डिमांड करते हैं, OTP मांगते हैं, लेकिन इस लूट में ना OTP लिया गया और ना ही कॉल किया गया और ना ही मैसेज किया गया। बस आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से गैंग पैसा निकाल लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कैसे कोई फिंगरप्रिंट ले सकता है, तो हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं उसे जानकर कि आप 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने वाले हैं। दरअसल पूर्णिया में एक शख्स ने आंध्र प्रदेश की रजिस्ट्री साइट पर जाकर एक शख्स की लैंड डिटेल निकाली और फिर उसके अंगूठे का निशान और आधार कार्ड का डिटेल निकाल लिया। फिर उसके बाद गैंग के लोगों ने शख्स के खाते से पैसे निकाल लिए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिहार में मिड डे मील में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं है। जहां बिहार के सरकारी स्कूलों में खिलाया जा रहा भोजन में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं है, उन पर अब गाज गिरेगी। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। शिक्षा विभाग के व्हाट्सएप पर आ रही शिकायतों की जाँच संबंधित जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से 48 घंटे के अंदर कराई जा रही है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने बताया है कि शिकायतों की जाँच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। चावल बेचे जाने के मामले में
FIR होगी और दोषी को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कमियां दूर होगी और योजना के संबंध में पारदर्शिता और बढ़ेगी। निदेशक ने बताया है कि योजना से जुड़ी हुई शिकायतें अब शिक्षा विभाग द्वारा WhatsApp पर ली जा रही है। शिकायत आते ही तुरंत जिले के जिलाधिकारी को भेजी जाती है। उसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा 48 घंटे के अंदर कराई जा रही है। जांच के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा जांचकर्ता से भी बात की जाती है। रिपोर्ट्स आते ही कार्रवाई की जा रही है। शिकायत मिलने को लेकर की कार्रवाई तक की प्रक्रिया 2 दिनों में पूरी की जा रही है। अब बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से पुल पुलिया गिर गए हैं, जब कोसी और गंडक समेत बागमती नदियां भी उफान पर है। अब इस बीच लगातार गिर रहे पुल पुलियों को लेकर के एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जम करके हमला बोला है। आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पुल नहीं भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बिहार में पुल नहीं 18 वर्षों के सुशासनी भ्रष्टाचार की मीनार गिर रही है। प्रतिदिन पुल गिरने की मामले में एनडीए सरकार ने करप्शन और वर्स्ट गवर्नेंस के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बीते 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे हैं, जब पुलियों के गिरने और फिर धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पोस्ट में बताया है कि 10 जुलाई को सहरसा में पुल गिरा, वहीं पर 7 जुलाई को मोतिहारी में पुल गिरा, 4 जुलाई को सारण, 3 जुलाई को महाराजगंज में 3 जगह, 30 जुलाई को किशनगंज, 28 जून को मधुबनी, 27 जून को किशनगंज, 23 जून को मोतिहारी, 22 जून को सिवान और 18 जून को अररिया में पुल गिरा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के चाइना जैसे ही कानून की आवश्यकता है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर समान रूप से लागू हो। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर के बात करते हुए आगे कहा कि जो कानून की उपेक्षा करें उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए और सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ उन्हें ना दिया जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज देश के अंदर 147 जिले हैं जहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण है हिंदू महिलाओं की FTR कम है और मुस्लिम महिलाओं की FTR ज्यादा है। FTR मतलब प्रजनन दर। इसलिए देश में आज जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कड़ा कानून लाने की आवश्यकता है। वहीं पर जेडीयू ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पल्ला झाड़ दिया है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि सभी की अपनी समझ और हम लोग की अपनी समझ है। हमारे नेता सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, सभी को लेकर के चलने वाले नेता हैं। हम लोग कर्पूरी जी और फिर बाबा साहेब के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। हमारे नेता जिस धारा को मानते हैं उसमें सभी वर्ग के लोग को बराबर सम्मान दिया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, सभी वर्ग के लोगों को एकजुट होकर के हम सबको समझने की जरूरत है और कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है। एक खबर भागलपुर से सामने आई है। खबर यह है कि भागलपुर में एक नाबालिग लड़की परिजनों को बिना बताए यानी कि अपने घर वालों को बिना बताए ही घर से भाग गई। दिन भर इधर उधर भटकती रही। थक हार करके अजंता सिनेमा हॉल के पास एक ई-रिक्शा पर बैठ गई और चालक से कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। चालक ने जब जाने से मना किया तो उसने कहा कि गुरपिनीर बाबा के पास मेरा घर है, वहीं पर चलिए। इस बीच वे रास्ते में लगातार रोए जा रही थी। संदेह होने पर घंटाघर चौक के पास चालक ने गाड़ी रोक दी और ट्रैफिक पुलिस को पूरी बात बताई। वहीं पर पास में ही बीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा था। मौके पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने जब पूछताछ की तो फिर लड़की ने कहा कि अपनी मर्जी से घर से निकली थी, मेरा घर ज्योति विहार कॉलोनी में है। मौके पर मौजूद लोगों ने जब उनसे उनके पिता को कॉल किया तो फिर उसने बताया है कि अभी हम लोग आसनसोल में हैं, बच्चे के लिए इलाज के लिए आए हैं। इसके बाद एक रिश्तेदार को बुला करके उसे सौंप दिया गया। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि इस डिजिटल जमाने में लड़कियों का दिमाग किस कदर खत्म होता जा रहा है। ये जो केस सामने आया है इसमें बताया जाता है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है और किसी लड़के के खातिर ये अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार थी और इस लड़के की मुलाकात सोशल मीडिया से हुई या सोशल मीडिया पर उसकी चैट हुई, फिर बातचीत हुई, आंखें दो चार हुई, फिर फोन पर बातचीत हुई, वीडियो कॉल पर बातचीत हुई। उसके बाद अंत में ये अपने घर को छोड़ करके उस लड़का के पास जाने के लिए तैयार थी। लड़का आपको बता दो कि बिहार में नहीं रहते हैं, जहाँ कहीं और रहते हैं, यानी कि बिहार से बाहर अन्य प्रदेश में रहते हैं। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में मिशन दक्ष के बाद अब निपुण मिशन की शुरुआत की गई है। मिशन निपुण के तहत क्लास 1 से 3 के बच्चों को विशेष पढ़ाई कराई जाएगी। यहाँ वर्ग 1 से 3 वर्ग के कमजोर बच्चों को अक्षर पढ़ाना है। वैसे बच्चे बोल तो लेते हैं लेकिन अक्षरों को पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने इसे 2021 शुरू की है, जिसे अभियान के तहत शुरू लागू कर दिया जा रहा है। जहाँ प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने बताया है कि भाषा और फिर गणित ज्ञान कमजोर पाई गई है। बच्चे 1 मिनट में कितने वर्ड पढ़ पाते हैं। प्राथमिक निदेशक ने बताया है कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
एक बड़ी खबर बिहार के भोजपुर जिले से सामने आई है। ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 18 छात्राएं आकाशीय वज्रपात की चपेट में आकर के बुरी तरीके से घायल हो गई है, झुलस गई है। सभी को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है, जहां पर इन छात्राओं में 8 की हालात गंभीर को देखते हुए इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पर एक साथ इतनी छात्राओं की वज्रपात में चपेट में आने की खबर से इलाके में हरकत मच गया है। यह घटना जिले के तराड़ी प्रखंड की बताई जा रही है, जहां पर बरका गांव +2 उच्च विद्यालय से छुट्टी के बाद होने के बाद सभी बच्चियां अपने घर लौट रही थी। स्कूल कैंपस के बाहर पहुंचते ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी पेड़ के नीचे छिप गई। इस बीच पास में ही तेज गर्जन के साथ आकाश से बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से बच्चियां घायल हो गई है। इसलिए कहते हैं कि बारिश या फिर मौसम खराब रहने के दौरान पेड़ के नीचे ना रहें, नहीं तो ये हानिकारक हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अल्पसंख्यक और फिर दलित वर्गों को टारगेट कर रहे हैं। कटिहार में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में शामिल होने में आए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह को नफरत की राजनीति छोड़ करके विकास की राजनीति करने की सलाह दी है। जहां पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज दादा हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, अब उनको इससे बाहर निकलना चाहिए। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि निश्चित तौर पर जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए, लेकिन इसी बहाने से समाज के किसी जाति धर्म को टारगेट करना गलत है। उधर पप्पू यादव के इस आरोप पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार में मंत्री और कटिहार के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि ऐसा आरोप बेबुनियाद है। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि जो 2 बच्चा पैदा करते हैं वे देश के बारे में सोचते हैं, और जो 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं वे अपने बारे में सोचते हैं। लड़का मंदबुद्धि है, दिव्यांग है, मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। ये कहना एक लड़की का है। आपको बता दूं कि झारखंड से बिहार एक बारात लेकर के आए थे, लेकिन लड़की को जब पता चला है कि लड़का दिव्यांग है और मंदबुद्धि है तो फिर लड़की शादी करने से इनकार कर गई। लड़की ने कहा कि मैं इनसे कतई शादी नहीं करूंगी। और उसके बाद क्या था, फिर बिना दुल्हन के ही उसको बारात को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, जहाँ ऐसे में शादी से जुड़ी हुई खबरें भी सामने आ रही है। कहीं बिहार के दूल्हे यूरोप की दुल्हनियाँ लेकर के आ रही है, तो फिर वहीं पर शादी करने आए दूल्हे को बिना अपनी दुल्हनिया के ही वापस लौटना पड़ता है। दरअसल ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला बिहार के नालंदा से सामने आया है, जहां पर लड़की ने फेरे के पहले ही शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद जम करके बवाल हुआ, लेकिन आखिर में दूल्हे को बेरंग ही बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल ये मामला नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के पिनीपुर गाँव का है। जानकारी के अनुसार 9 जुलाई को यहाँ पर बारात आई थी। दुल्हन वालों ने दूल्हे पक्ष की जोरदार स्वागत भी किया और समधी मिलन भी हुआ, जिसके बाद जयमाला और फिर साथ की रस्में भी शुरू कर दिया गया। वहीं पर इसी बीच दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के इनकार करने के बाद दोनों पक्ष में जम करके हंगामा हुआ। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। जहां पुलिस दोनों पक्षों को लेकर के थाने पहुंची, वहीं पर दुल्हन ने आरोप लगाया है कि दूल्हा मंदबुद्धि लग रहा है, पैर से दिव्यांग लग रहा है, लंगड़ा रहा है, इसलिए वह शादी नहीं करेगी। दुल्हन के इस आरोप को सुनकर के उसके परिजन भी चौंक गए। बारात झारखंड से आई थी। शादी से इनकार करने के बाद दुल्हन के परिजन खर्च लौटाने की मांग करने लगे। जी हाँ, बिना रुपए लौटाए ग्रामीण बारात को वापस जाने से रोकने लगे। हालांकि पुलिस के समक्ष कुछ उपहार और फिर रुपए वापस करने के बाद दुल्हन के परिवार वाले शांत हो गए और फिर दूल्हे वाले बिना दुल्हन के ही वापस लौट गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी को एक बार फिर से जमीनी तौर पर जीवित करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी मणिपुर जाते हैं तो कभी हाथरस तो कभी आसाम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पर कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी रायबरेली में मरीजों से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी 2 बार रायबरेली का दौरा भी कर चुके हैं। रायबरेली राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ करके रायबरेली को चुना। वहीं पर अब राहुल गांधी यूपी में तीसरे दौरे पर हैं। आपको बता दें कि यूपी में इस बार भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। लोकसभा रिजल्ट में यूपी में विपक्ष की स्थिति मजबूत हुई है। जब राहुल यूपी के वायनाड और रायबरेली सीट से चुनाव लड़े और दोनों सीट से जीते, जिसके बाद से ही राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस की स्थिति को और मजबूत करने में जुट गए हैं। जब पहले इस मिशन में प्रियंका गांधी लगी हुई थी, वहीं अब राहुल गांधी ने अपनी पार्टी छोड़ी हुई सीट वायनाड से चुनाव लड़ने का जिम्मा प्रियंका गांधी को सौंपा है। राहुल गांधी के पास रायबरेली है तो फिर वही प्रियंका के पास वायनाड की सीट है, यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण तक दोनों राहुल प्रियंका के पास है। भाई बहन के इस जोड़ी ने यूपी में बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दी है। जब प्रियंका गांधी अगर वायनाड से जीत जाती है तो फिर बीजेपी के लिए और मुश्किल बढ़ सकती है। दूसरी ओर राहुल गांधी भी यूपी में बार बार दौरा कर रहे हैं। जब हाल ही में रायबरेली दौरे के क्रम में राहुल गांधी एम्स पहुंच करके मरीजों का हाल चाल जाना।
बिहार में एक बार फिर से पकड़ुआ विवाह का मामला सामने आया है। जी हां, बिहार के पटना से ये मामला सामने आया है। यहां पर पकड़ुआ विवाह कराए जाने का मामला सामने आया है। मामला पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर बीती रात 4 व्हीलर से आए 4 बदमाशों ने जबरन एक युवक को अपने साथ उठा करके लेकर चले गए और दूसरे गाँव में ले जाकर के उसकी शादी करा दी गई जबरदस्ती। यह मामले में युवक की मां की शिकायत पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए युवक को सकुशल बरामद कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरी घटना को लेकर के बाढ़ पुलिस ने बताया है कि बीती रात मोकामा के कन्हाईपुर की रहने वाली उषा देवी ने थाने को बताया है कि उनके बेटे को बाढ़ से कुछ लोग उठा करके ले गए थे, जिसके बाद थाने की गठित टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की, जिसमें युवक को अथमगोला थाने के फुलेपुर गांव से सकुशल बरामद कर लिया है। जब पुलिस के सामने अपहृत युवक ने बताया है कि 4 व्हीलर से कुछ लोग आए थे और मुझे हथियार के बल पर उठा ले गए थे, जहां पर इन लोगों ने मेरी जबरन शादी करवा दी। फिलहाल युवक के बयान के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिहार को विशेष राज्य या फिर विशेष पैकेज की मांग तेज हो गई है। पहले जदयू ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में इसे लेकर के एक प्रस्ताव पास किया। इसके बाद अब मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जी हां, यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लेकर के पहले विपक्ष की मांग कर रहे थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष भी मांग कर रहे हैं। जदयू के सहारे से ही केंद्र में सरकार चल रहे हैं, मोदी सरकार चल रहे हैं, मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब जदयू मोदी से ही मांग कर रहे हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। जी आपको बता दें कि पटना में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, जदयू के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए दोनों सदनों से प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि तब केंद्र में यूपी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि मोदी की केंद्र सरकार ने पहले भी बिहार की बहुत सहायता की है। नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष सहायता देगी। वहीं पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि इसके लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार का विजन भी है। उन्होंने कहा कि लड़कियां जैसे जैसे शिक्षित होंगी वैसे वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण होता जाएगा। मोतिहारी में गुरु शिष्य के पवित्र के रिश्ते को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मोतिहारी में गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले गुरुजी की जमकर की धुनाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। जब वीडियो वायरल होने पर वीओ ने शिक्षक से कार्रवाई को लेकर के स्पष्टीकरण की मांग की है। आपको बता दें कि एक सरकारी शिक्षक को उसके ही निजी आवास में अपने ही नाबालिग शिष्या के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख करके स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर के धुनाई किया। इसके बाद गुरुजी की धुनाई का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपी शिक्षक झरोकर स्थित मध्य विद्यालय में पदस्थापित बताए गए हैं, जबकि किशोरी एक विद्यालय की छात्रा बताई जा रही है। घटना पिछले 26 जून की बताई गई है और फिर पिछले एक सप्ताह से हर जगह इस वीडियो की ही चर्चा हो रही है। जहाँ इधर वीडियो वायरल होने पर प्रखंड क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा शिक्षक को पत्र देकर के 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने आरोपित शिक्षक को पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी है। वहीं पर हेडमास्टर जलंधर पटेल ने बताया है कि आरोपित शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे हैं। 27 जून से 30 जुलाई तक आकस्मिक अवकाश में थे और 4 जुलाई से वे चिकित्सा अवकाश में हैं। दोस्तों, बिहार में जुलाई 2025 तक जमीन सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को कैंप लगा करके जमीन सर्वे के काम को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं कि साथ ही साथ सभी जिलों में सर्वे कर्मियों को बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। खबर के अनुसार बिहार भूमि सर्वेक्षण राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करना है। इस सर्वे के माध्यम से कई बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। आपको बता दें कि सर्वे के द्वारा जमीन के दस्तावेजों को अपडेट किया जाएगा। जब सर्वे के द्वारा जमीन के सभी मालिकों का सत्यापन किया जाएगा। जमीन सर्वे के माध्यम से जमीन के नक्शे को अपडेट किया जाएगा। ये सर्वेक्षण जमीन से जुड़े हुए सभी विवादों को कम करने में मदद करेगा। जमीन के खतियान को जीवित रीरत के नाम से अपडेट किया जाएगा, जिससे जमीन के लेन देन में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। संपत्ति में मौजूद किसी भी बाधा और फिर प्रतिबंध को भी इस जमीन सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाना जाएगा। इससे काफ़ी फायदा होगा। अगर जमीन मालिक के पास जमीन का कागज़ नहीं है तो वंशावली बना करके उस जमीन के कागज़ को फिर से तैयार किए जाएंगे। जमीन सर्वे के बाद जमीन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा। लोग ऑनलाइन के माध्यम से जमीन की पहचान कर सकेंगे। जमीन सर्वे के माध्यम से सरकारी जमीन को भी चिन्हित किया जाएगा, ताकि भविष्य में सरकारी जमीन पर सरकारी योजनाओं को लागू कर सके। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुके जमीनों के रैयतों को खतियान, नक्शा और पूरी डिटेल्स के रूप में प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की गिनती भले ही पिछले राज्यों में होती हो, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने एक ऐसा कमाल कर दिया है जो कि बड़े शहरों के महंगे अस्पतालों में भी शायद ही कभी सुनने को मिलता है। यहाँ IGIMS में यानी कि IGIMS के डॉक्टरों ने बुजुर्ग मरीज को बेहोश किए बिना ही पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी की है। लगभग 1.5 घंटे की सर्जरी के दौरान दरभंगा की कुशेश्वर स्थान निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग हनुमान चालीसा सुनते रहे और बीच बीच में डॉक्टर से बात करते रहे। यह ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल रहा, यानी कि मरीजों को बिना बेहोश किए ही हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, यानी कि दिल का ऑपरेशन किया है बिना मरीज को बेहोश किए हुए। अब मरीज की हालात स्थिर है। बताया जाता है कि पूर्वी भारत में पहली बार इस तरीके का ऑपरेशन किया गया है। आज फिर दिल की आरजू है एक हसीन गुनाह करने की, तेरी नज़रों से नज़रें मिलाकर मोहब्बत बेपनाह करने की। तन्हाई में मुस्कुराना भी इश्क है, इस बात को छुपाना भी इश्क है। यूँ तो रातों को नींद नहीं आती हमें, पर रातों में सोकर जाग जाना भी इश्क है। चाहत है तुमसे इश्क भरी बातें हों, चांद तारे हो लंबी रातें हों, एहसास हो और फिर तुम्हारा साथ हो, यही सिलसिला तमाम रात तुम्हारे साथ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शेरो शायरी वाली बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्या कारण आ गई जो हम आज शेरो शायरी वाली बात कर रहे हैं, और भी मोहब्बत वाली। दरअसल खबर बिहार के मुंगेर जिला से है, जहां मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना से जुड़ी हुई ये घटना है, जहां पर प्रेमी से मिलने आए कि युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके बाद प्रेमी जोड़े को कमरे में बंद कर दिया। बाद में गाँव में हंगामा करने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को लेकर के थाने पहुंची और उनके घर वालों को भी सूचित किया गया, जिसके बाद परिजनों की मंजूरी से दोनों की मंदिर में शादी करा दी गई। शादी पर दोनों प्रेमी प्रेमिका काफी खुश नजर आ रहे थे। ये पूरी घटना हवेली खड़गपुर प्रखंड की रतैठा गांव से जुड़ी हुई है, जहां पर रहने वाले सत्यम कुमार सिंह के बेटे सुमित कुमार का गांव के ही स्वर्गीय विपिन सिंह की बेटी मनीषा कुमारी उर्फ प्रियम के साथ 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जाता है कि बीते रविवार की रात प्रेमिका मनीषा कुमारी ने अपने प्रेमी सुमित कुमार को मिलने के लिए बुलाया था। प्रेमी के मिलने के लिए आने पर कुछ मनचलों ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया। इस बीच गाँव में काफी हंगामा भी हुआ। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी। पुलिस प्रेमी प्रेमिका को अपने साथ सुरक्षित तरीके से थाने ले आई। दोनों परिवारों के लोगों को भी थाना बुलाया गया। जब खड़गपुर पुलिस ने दोनों पक्ष से वार्ता करके मामले में सुलह करवा करके दोनों प्रेमी युगल की शादी शिव मंदिर में बीते सोमवार को करा दी गई। वहीं पर प्रेमी प्रेमिका और फिर परिजनों की आपसी सहमति से दोनों की शादी शिव मंदिर में हुई। दोनों की शादी को देखने के लिए लोग भी उमड़ पड़े। इतना ही नहीं, स्थानीय मौजूद लोगों ने शादी के बाद प्रेमी युगल को आशीर्वाद भी दिया और लड़की शादी के बाद ससुराल चली गई। दोस्तों, आम बजट में मोदी सरकार अपनी दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी जदयू और बिहार का विशेष ख्याल रखेगी। जदयू की मांग के अनुरूप बजट में राज्य के यानी कि बिहार के कुछ शहरों में मेट्रो परियोजना, कम से कम आधा दर्जन नए एयरपोर्ट और फिर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की जाएगी। जदयू की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर नए साल में विचार किया जाएगा, जबकि थर्मल प्लांट की स्थापना की मांग पर फिलहाल विचार विमर्श जारी है। जदयू के वरिष्ठ नेता की आम बजट में बिहार को विशेष ख्याल रखे जाने की संभावनाओं को पार्टी की दबाव की रणनीति से ही जोड़ना उचित नहीं है। वहीं पर जदयू के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि आम बजट में बिहार का विशेष ख्याल रखे जाने की संभावना को पार्टी की दबाव की रणनीति से जोड़ना उचित नहीं है, सही नहीं है। दरअसल बिहार की सत्ता में भाजपा भी साझेदार है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक कारणों से भी राज्य को प्राथमिकता मिलनी तय है। फिर नीति आयोग से लेकर के आर्थिक जगत की दूसरी रिपोर्ट भी बताती है कि बिहार का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। जदयू ने बीते दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करने, 9 नए एयरपोर्ट, 4 मेट्रो लाइन और फिर 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। जब पार्टी ने 20,000 किलोमीटर की सड़क की मरम्मत के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराने की मांग भी की थी। इनमें आधा दर्जन नए एयरपोर्ट, 2 शहरों में मेट्रो, 4 से 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक विशेष राज्य का दर्जा और फिर थर्मल प्लांट की स्थापना पर संभव है कि नए साल में विचार विमर्श होगा। दोस्तों, बिहार के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल के तराई इलाके में हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर आ गई है और तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। बिहार में संभावित बाढ़ ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। जब बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करके लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी कोई भी तटबंध करते हैं तो तुरंत इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर दें। जब सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, हम आपको नंबर बताएंगे। आपको बता दूं कि बिहार की लगभग सभी नदियाँ उफान पर है। कोसी, गंडक, बागमती समेत कई नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार
हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और फिर तटबंधों पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। जब निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है और फिर बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इस हालात को देखते हुए एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि जहां भी कोई भी तटबंध की कटाई होती है तो उस पर तुरंत फैसला लिया जाएगा और इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है कि जहां भी तटबंध की कटाई होती है तो इस नंबर पर संपर्क करें और उसकी जानकारी दें। इस पर एक्शन लिया जाएगा। नंबर है 1800-3456-145 या इस नंबर पर कॉल करके इसकी सूचना देना होगा। उसके बाद इसके साथ एक्स पर हेलो WRD के साथ पोस्ट करके इसकी जानकारी दी जा सकती है। विभाग इस पर भी तुरंत एक्शन लेगा। दोस्तों, जिस बिहार में आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू जैसे दल प्रबल माने जाते हैं, वहां प्रशांत किशोर भी खुद का सियासी विस्तार करेंगे। प्रशांत किशोर यानी कि पीके 2 अक्टूबर 2024 महात्मा गांधी की जयंती को राजनीतिक दल की घोषणा करेंगे, जो बिहार में उनकी जन सुराज्य पदयात्रा शुरू होने से ठीक 2 साल बाद होगा। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वे 21 नेताओं का पैनल बनाएंगे जो पार्टी से जुड़े हुए मामले को देखेंगे। चूंकि बिहार में दलित और फिर मुस्लिम वोट बैंक कुल आबादी का 37% है, इसलिए प्रशांत किशोर की इन दोनों वर्गों से अपील रही है कि वे जाति और फिर धर्म के नाम पर वोट ना दें। बिहार में दलितों और फिर मुस्लिमों में जन सुराज के संस्थापक लंबे समय से कहते आए हैं कि वे लोग बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख कर के वोट दें और प्रतिनिधि चुनें। अगली जाति से आने वाले प्रशांत किशोर को लेकर के पॉलिटिकल एनालिटिस्ट संजय कुमार का मानना है कि वे जाति धर्म के साथ पेशेवर पृष्ठभूमि से पड़े इंद्रधनुषी गठबंधन की बात करते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले पिछड़े दलितों और फिर मुस्लिमों के बीच जिस अप्रोच से अपनी बात रखी है वह दर्शाती है कि चुनाव मोर्चे पर उनका ध्यान इन्हीं वर्गों पर है। जहाँ किशनगंज में प्रशांत किशोर जनसुराज के दौरान ये कह भी चुके हैं कि जनसुराज आर्थिक तौर पर पिछड़ी जाति EBC के 75 नेताओं को बिहार चुनाव में उतारेगी। इनमें EBC मुस्लिम भी होंगे। प्रशांत किशोर के मुताबिक मुस्लिम बिहार में 17% है, जो कि यादवों से 3% अधिक है। इस पर उनके पास नेता नहीं है। जबकि मुसलमान दलित सामूहिक रूप से राज्य की यानी कि बिहार की आबादी का 37% हिस्सा बनते हैं। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि मुसलमान दलित सामान्य कारण के लिए साथ आए, चूंकि मुस्लिम राजद के लिए अहम वोट बैंक रहे हैं और फिर पिछड़े जदयू के लिए ऐसे में अगर वोट छिटकता है तो फिर प्रशांत किशोर बड़ा खेला कर सकते हैं। दोस्तों, अब फिर दरभंगा से सिलीगुड़ी, पूर्णिया, भागलपुर, रांची, टाटा, बोकारो, रक्सौल रूट पर सरकारी बस चलाई जाएगी। जब काफी पहले इन रूटों पर सरकारी बसें चलती थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बसों का परिचालन बंद हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से बिहार के राज्य पथ परिवहन निगम ने इन रूटों पर बस चलाने के लिए निर्णय लिया है। बसों का संचालन शुरू हो जाने पर लोग किफायती दर पर यानी कि कम पैसे पर भी सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक यात्रा कर पाएंगे। इसे लेकर के विभागीय कवायद तेज हो गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 2130 नई बसें जिले के मुहैया कराई जा रही है, जिनमें 50 इलेक्ट्रिक, 45 CNG एवं 35 डीजल बस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृपा दृष्टि से ही तेजस्वी यादव को 2 बार बिहार की उप मुख्यमंत्री का पद नसीब हुआ। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि अपने बूते विधानसभा का चुनाव जीतना भी उनके वश में नहीं था। तेजस्वी यादव के बयानों से ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद हताश में वे अपना आपा खो चुके हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि राजनीति में अंतिम सांसें गिन रहा राजद साल 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बैसाखी के सहारे 80 सीटें जीतने में कामयाब हुआ। हमारे विरोधी भी इसे नकारने का साहस नहीं कर पा सकते हैं कि आज बिहार में राजद की जो भी प्रासंगिकता बची है वह नीतीश कुमार की ही देन है। जहां अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राजद का 2010 से भी बुरा हश्र होने वाला है। लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने 200 से अधिक चुनावी जनसभाओं का दावा किया और उनकी सीटें 2.5 का आंकड़ा तब भी पार नहीं हो सका। इस करारी हार की वजह से वे बुरी तरीके से बौखलाए गए हैं। दोस्तों, बिहार के भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर जम करके हमला बोला है। दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव को इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास पढ़ लेंगे तो फिर वह कुछ बोलेंगे ही नहीं, लेकिन वे ज्यादा नहीं पढ़े हैं तो फिर स्पष्ट है कि इतिहास नहीं पढ़े होंगे। साल 2005 से पहले जो उनके माता पिता की सरकार थी, कभी उसका इतिहास पढ़ लेंगे तो वे कभी कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये बातें गुरुवार को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विकास भवन में पदाधिकारियों के साथ
समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कही है। जब मंत्री यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि इसी बिहार में मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अपहरण का फैसला और पैसे का फैसला मुख्यमंत्री आवास से होता था। जब वे एक बार लालू जी के 15 साल के इतिहास को पढ़ लेंगे तो फिर वे कभी भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि जदयू की मांग बिहार को विशेष राज्य की दर्जा उचित है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य या फिर विशेष पैकेज से राज्य का विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विशेष राज्य के लिए कुछ स्पष्ट नियम है, जिससे पहाड़ी इलाके सहित अन्य शामिल है, जिसके कारण जल्द ही बिहार को विशेष पैकेज दिया जाएगा। बिहार की बेटी अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीत करके राज्य का नाम रोशन किया है। बिहार काउंसिल ऑफ द डेम के महासचिव मोहम्मद अतहर अली ने बताया है कि अखिल भारतीय बधिर क्रीड़ा परिषद नई दिल्ली के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने पर अनीमा कुमारी का चयन भारतीय बधिर शतरंज टीम में किया गया था। रजत पदक जीतने पर बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महासचिव रविंद्रन शंकरन ने अनीता कुमारी को बधाई दी है। दोस्तों, नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश से उत्तर बिहार के कई जिलों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार की सभी नदियां उफना गई है। जब नेपाल में हो रही बारिश के कारण सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। वाल्मीकि नगर बराज के पास गंडक नदी में एक बार फिर से जलस्तर में वृद्धि हुई है। इससे कई जिलों में गंडक का पानी फिर से बढ़ने की आशंका है। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। इससे जिले के निचले क्षेत्रों में पानी से घिरे कई गाँवों के लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई है। अधिकतर लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले लिया है या प्रशासनिक स्तर पर तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। पश्चिमी चंपारण में भी कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ का पानी पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के अलावा मधुबनी, सीतामढ़ी, खगड़िया, पूर्णिया सहित उत्तर बिहार तथा सीमांचल क्षेत्र के अन्य जिलों के कई गाँवों में घुस गया है। जल संसाधन विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हालांकि कई नदियां विभिन्न जगहों पर खतरे के निशान को पार कर गई है। जल विभाग के मुताबिक वीरपुर बैराज से कोसी नदी का जल स्राव गुरुवार सुबह 10 बजे से अभी तक काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पर नई नीति को लेकर के बनाई गई कमेटी की बैठक में गुरुवार को शाम संपन्न हो गई है, जहां ये मीटिंग 2.5 घंटे तक चली। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक कमेटी शिक्षकों के ट्रांसफर पर मानवीय पहलुओं को देखेगी। या नियोजित शिक्षकों और फिर बीएससी शिक्षक को इसका फायदा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक शिक्षक पति और फिर पत्नी एक शहर में रुक सकते हैं। दोनों की पोस्टिंग आजू बाजू के स्कूलों में की जाएगी। कमेटी ने यह भी तय किया है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षक के परिवार वालों को विशेष ध्यान किया जाएगा। दिव्यांग शिक्षकों को भी नई नीति का लाभ दिया जाएगा। जब पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो फिर दोनों की पोस्टिंग एक ही स्कूल में होगी। अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर दोनों आसपास के स्कूल में ही रहेंगे। जहाँ स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बन रही नई नीति में ऐसी व्यवस्था की उम्मीद है। अंतिम फैसला मंत्री और फिर विभाग के अपर मुख्य सचिव के स्तर पर होगा। दोस्तों, बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इससे पटना के साथ साथ गोपालगंज, भोजपुर, मधुबनी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 48 घंटे में 26 लोगों की जान चली गई है। भोजपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 18 छात्राएं घायल हो गई है। सभी स्कूल की छुट्टी के बाद बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे रुकी थी। वहीं पर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के वजह से 4 धाम यात्रा में करीब 4000 श्रद्धालु जोशीमठ के पास फंसे हुए हैं। इनमें 26 बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज बिहार के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मुजफ्फरपुर, मधुबनी और फिर पटना के कुछ इलाकों में आज कल बारिश हुई थी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि 7 जुलाई के बाद से मानसून कमजोर हो गया था, हालांकि अब मानसून एक्टिव हो गया है फिर से। इससे अगले 24 से 48 घंटे में बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बीजेपी विधायक ने बड़ी बात कह दी है। आपको बता दूं कि बीजेपी के विधायक मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर माइनॉरिटी को टारगेट बनाना सही नहीं है, या इसके लिए सब जिम्मेदार है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना सही नहीं है, ये कहना है बीजेपी के मंत्री का। जी हाँ, यानी कि उनका कहना यह है कि मुसलमानों को इसका जिम्मेदार नहीं दिया जाना चाहिए, इसके लिए सब जिम्मेदार है, यानी कि सभी धर्म के लोग। अगर हम 7 बच्चे पैदा करते हैं तो हम भी इसके लिए टारगेटेड हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। जो 2 बच्चे से अधिक बच्चा पैदा करते हैं वे देश का भला नहीं करते बल्कि अपना भला देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री
ने कहा कि जिस तरह से हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, हमारे देश में निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की ज़रूरत है। जनसंख्या विस्फोट के कारण विकास के काम का फ़ायदा आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, कटिहार में मानसून के आते ही विकास के कई दावे लगातार फेल हो रहे हैं। एक तरफ जहां पर राजनीतिक पार्टियां और फिर उसके जीते हुए प्रतिनिधि विकास को लेकर के कई दावे करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हसनगंज और फिर कोरा प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क पर लोग लगातार 7 सालों से बाढ़ के समय चचरी पुल के सहारे आना जाना करते हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में आए बाढ़ में हसनगंज प्रखंड के एचपी गैस गोदाम के करीब कोरा प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क ध्वस्त हो गई थी। सड़क के बीचों बीच कुंडनुमा खाई बन गया था। तब से आज तक इन 7 सालों में सड़क की मरम्मत करने की दिशा में पहल नहीं किया गया है। इससे राहगीर और फिर स्थानीय लोग सुखाड़ के समय खेत से और फिर बाढ़ के समय जान जोखिम में डाल करके चचरी पुल के सहारे आना जाना करते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। हालांकि जनप्रतिनिधि कई बार सड़क और पुल बनने का आश्वासन देते हैं, या कई बार सड़क की मापी भी कराई गई, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिन पहले अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़ करके पैर पकड़ने की बात कह रहे थे। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि विश्व के सबसे लाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और ये दुनिया का सबसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अब इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने प्रतिक्रिया देते हुए सीएम नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन कायम रखने वाला बताया है। जब संतोष कुमार सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं ये वो नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को जंगल राज से बाहर लेकर के आए हैं। उन्होंने प्रदेश में सुशासन का कायम किया है। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने जंगल राज को याद करें, वे जनता को बरगलाने का काम ना करें। नीतीश कुमार सबको लेकर के चलते हैं और उनका न्याय करने का, प्रशासन मैनेज करने का अलग तरीका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है और फिर उन्होंने प्रदेश में सुशासन कायम किया है। तेजस्वी यादव अपना जंगल राज याद करना चाहिए, वे जनता को बरगलाने का काम ना करें।